रिया को घर पहुंचने की जल्दी थी। रात के 11 बज चुके थे जब वह स्टेशन पहुंची। वह बीए की छात्रा थी। कल सुबह उसके कॉलेज में नृत्य प्रतियोगिता थी जिसमें वह भाग ले रही थी, किंतु इस समय वह सिर्फ घर पहुंचने के सिवा और कुछ नहीं सोच पा रही थी। रात के सन्नाटे में उस सुनसान स्टेशन पर उसे डर लग रहा था। वह चौथे प्लेटफॉर्म के आगे बढ़ रही थी। अचानक दो मजबूत हाथों ने उसे पीछे से आकर दबोच लिया। उसने चीखने की कोशिश की, किंतु एक हाथ ने उसके रुमाल से उसका मुंह और नाक को कसकर दबा दिया। रिया ने अपने आप को छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश की, पर वे हाथ जिसमें वह जकड़ी हुई थी 18 साल की रिया को कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। कुछ क्षणों में ही रिया का चक्कर आने लगा और स्टेशन की बत्तियों उसे धुंधली दिखाई देने लगी। शायद उस रुमाल में कोई नशीला पदार्थ था जिसके कारण रिया धीरे धीरे बेहोश होती जा रही थी। उन बाहों में उसे कस कर पकड़ा न होता तो वह गिर पड़ती। यह देखकर अब रिया बेहोश हो चुकी है। उस दरिंदे ने रिया को उठाकर अपने कंधे पर डाल दिया, पर रिया पूरी तरह से अभी बेहोश नहीं हुई थी। नशे की हालत में होने की वजह से रिया उसका चेहरा ठीक से तो देख नहीं पाई थी, पर उसे मालूम हो रहा था कि वो रिया को उठाकर स्टेशन से बाहर ले जा रहा था। उसने वहीं खड़ी एक कार का दरवाज़ा खोला और रिया को पीछे की सीट पे लिटा दिया। वह धीरे से रिया की ओर बढ़ा। अ, रिया ने अपने आप को उस दरिंदे के शिकार बनने से बचाना चाहती थी, पर नशे में उसे इतना बेसुध कर दिया था कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसने अपने हाथों से रिया को गाल थपथपाए, शायद वह तसल्ली करना चाहता था कि रिया पूरी तरह से बेहोश है। हालांकि वह पूरी तरह से बेहोश तो नहीं थी, पर वह नशीला पदार्थ धीरे धीरे उसे अपने आगोश में जरूर ले रहा था। रिया की ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह उठा और मोबाइल से किसी को फ़ोन करने लगा। मिस्टर सहगल, आपकी बेटी की सलामती चाहते हैं तो मेरी अब अगली कॉल का इंतज़ार करो। सुनकर रिया चकित रह गई। उसके पिता का नाम तो रामचरण गुप्ता है। उस किडनैप ने फिर किसी का कॉल क्यों किया और कहा, बॉस लड़की मेरे पास है। हाँ बॉस, ठीक तरह से देख लिया है। लड़की को उठाने से पहले उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया है। अब उसे काफ़ी देर तक होश नहीं आएगा। आप डरो मत बॉस, अब होश आ भी गया तो क्या, बच्ची ही तो है। कहाँ हम पहलवानों को चंगुल से अपने आप को छुड़ा पाएगी। एक डोर और दे देंगे और क्या, पल पल खुद पर हावी होगी। बेहोशी से जूझती हुई रिया ने सब सुन रही थी। इससे पहले कि वह वापस आता, रिया ने धीरे से कार का दरवाज़ा खोला और बाहर घना जंगल था। वह किसी तरह जंगल की ओर भागी। कुछ देर ही गई होगी कि तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ा और ज़मीन पर लेटा दिया। ये वही जल्लाद था। उसने अपने कोट की पॉकेट से सुई निकाली और पैंट की पॉकेट में से किसी दवाई की शीशी निकाली। उसने सुई दवाई भरी और रिया की बाह में कसकर पकड़ लिया। रिया का पूरा जोर लगाकर अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश की, पर वह दानव की ताकत के आगे वह कमसिन लड़की बेबस थी। उसने रिया की बाह को जमीन पर कसकर दबाया और उसे इंजेक्शन दे दिया। पीड़ा के मारे रिया चीख उठी और उस दर्दनाक चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। कुछ क्षण में ही उस पर एक अजीब सी खुमारी छा गई। उसने दर्द ही नहीं बल्कि हर एहसास को मिटा दिया। तुम घंटों तक होश नहीं आएगा बेबी, वह सुई को फेंकते हुए जंगल में फेंकते हुए बोला। चुप सो जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना तुम्हें सब बस में करने का और भी बहुत से तरीके हैं। उस दिन पूरे चांद की रात थी। यौवन की चांदनी में नहाई रिया भी अप्सरा सी खूबसूरत लग रही थी। वह कुछ ही देर में रिया के अपार सौंदर्य की टकटकी बांधे देखता रहा। फिर उसने जमीन पर बेबस पड़ी रिया को उठाया और कंधे पर डाल लिया और कार की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे का बाहर का अंधेरा रिया के सुध बुध पर छाने लगा।
वह जाल में फंसी मछली की तरह विवश थी, परंतु वह तो उनकी तरह छटपटा भी रही नहीं सकती थी। पिछली सीट पर गहरी बेहोशी में पड़ी रिया को लेकर वह कार तेजी से सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। कार एक सुनसान सड़क के किनारे आकर रुकी। रात के 2 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। पीछे की सीट पर रिया ड्रग्स के प्रभाव में अब तक बेहोश पड़ी थी। उसने रिया को उठाया और सामने के मकान के अंदर ले गया। उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और रिया को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। फिर एक उसकी सैंडल और स्टेटस निकाल खोलने में लग गया। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी ही थी। उसने रिया को कंबल ओढ़ाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर जाने से पहले उसने एक बार फिर से कमरे की तरफ देखा। यूं तो ड्रग्स का असर रिया को आने वाले घंटों तक बेहोश रखने के लिए काफ़ी था, पर फिर भी वह तसल्ली करना चाहता था कि अगर होश आ भी जाए तो रिया भाग नहीं पाए। तत्पश्चात उसकी नज़र रिया पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, लड़की में भला की खूबसूरती है। उसका गोरा रंग, मासूम सा चेहरा, हिरनों जैसी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, गुलाबों की पंखुड़ियों जैसे होठ किसी का भी मन मोह लेते। उसकी रेशमी लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। नवयौवना का शरीर इतना सुडौल था कि मानो संगमरमर की तरासी कोई मूर्त हो। रिया की खूबसूरती उसके मन पर कैसा कहर ढा रही थी। रिया इस बात से अनजान बिस्तर पर बेसुध हुई थी। रिया ने धीरे धीरे आंखें खोली तो सूरज की तेज किरणें उसकी आंखों पर पड़ी। उसने सोचा, आज माँ ने उसे उठाया क्यों नहीं। रोज तो सवेरे ही उठा देती थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह उठकर बिस्तर पर बैठ गई और पुकारने लगी, माँ माँ कहाँ हो। उस पर अब भी खुमारी छाई हुई थी। उसने अपनी अध खुली आंखों से चारों ओर देखा, पर यह तो उसका कमरा नहीं था। ये कहाँ आ गई वो। तभी कुछ दृश्य उसके मन में कौंध गए। रात को रेलवे स्टेशन पर अकेले हो जाने का डर, फिर उससे भी भयानक किसी ताकतवर पुरुष की भुजाओं में छटपटाने की बेबसी, उसके बाद उस रुमाल की मादक गंध, और फिर कुछ धुंधली यादें। नकाब के पीछे एक चेहरा जिसने रिया की चेतना का हरण कर उसे अपने बस में कर लिया था। फिर वो नाम सहगल है। ये सहगल कौन है जिसकी बेटी से बात किडनैपर कर रहा था। कहीं रिया को कोई और तो नहीं समझ लिया उसने। और फिर वो जंगल और वो ड्रग्स का इंजेक्शन, उसे अपनी बाह में चुभाई गई सुई से हुई दर्द का फिर से एहसास हुआ। वह चीख उठी। उसकी चीख सुनकर 2 लोग दौड़ते हुए कमरे में आए। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था और उस युवक जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष होगी। मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। मेरी माँ दिल की मरीज है, उन्हें कुछ ही हो जाएगा। रिया हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगी, पहले तेरा वो बिजनेसमैन बाप सहगल तो आ जाए, फिर छोड़ देंगे। देखिए, आप को कोई गलती हो गई है। मेरे बाबा नाम रामचरण गुप्ता है। मेरे माँ बाबा दोनों कॉलेज प्रोफेसर हैं। हमसे कोई गलती नहीं हुई है। अधेड़ उम्र की और आदमी ने खिड़की की ओर बढ़ते हुए कहा। युवक का ध्यान भी उस की ओर था और कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। रिया ने सोचा, ये अच्छा मौका है। वो कहाँ वहाँ से भाग गई। रोहित रुको, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। रोहित बिजली की तेजी से दौड़ा, लपक कर रिया को पकड़ लिया। रिया को एहसास हुआ कि ये वही बाहें हैं जिन्होंने उसे कल रात स्टेशन पर दबोचा था। वह रिया को उठाकर कमरे की ओर ले जाने लगा। रिया ने बेसुध हाथ पैर मारे, पर उसके चंगुल से खुद को छुड़ा न पाई। रिया ने सोचा, आखिर ईश्वर ने औरत को मर्द से कमज़ोर क्यों बनाया। वो इसीलिए बनाया है ताकि वो आसानी से उसके अत्याचारों का शिकार बन सके। क्या यही मर्दानगी है कि अपनी ताकत के बल पर वो एक कमज़ोर लड़की को साथ मनमानी हरकतें कर सके। ये कैसा इंसाफ है भगवान। उसने रिया को बिस्तर पर जोर से पकड़े रखा और उसके बॉस ने रिया के हाथ पैर बांध दिए। रेस्सियों में जकड़ी हुई रिया अपने आप को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी। इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दो और सुनो, कुछ दिनों तक ये ऐसे ही भागने की कोशिश करती रहेगी। इसीलिए इसके खाने पीने की चीज़ों पर भी थोड़ी मात्रा में ड्रग्स मिलाते रहना। हल्की बेहोशी में रहे तो अच्छा है, पर डोज का खास ध्यान रखना। बच्ची है, भूल से भी बहुत बड़ी मात्रा में डोज मत दे देना। और हर रात नींद का इंजेक्शन देना न भूलना। बॉस धीमी आवाज़ में रोहित से बोले। जी बॉस। उनके जाने के बाद रोहित ने इंजेक्शन में दवा भरने लगा।
देखो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। रिया ने उसे धमकाया। और चिल्लाओ, यहाँ दूर दूर तक तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है, और फिर थोड़ी देर बाद तुम चिल्लाने की हालत में रहोगी नहीं, कहकर रोहित ने रिया को ड्रग्स का इंजेक्शन दे दिया। कुछ ही पल में छटपटाती रिया को बेहोशी ने अपनी आगोश में लेकर शांत कर दिया। रिया के साथ हुई उसकी झड़प ने रिया के टॉप के कुछ बटन टूट गए थे। उसने अपना जैकेट उतारा और रिया को पहना दिया। कमरे के बाहर जाने से पहले उसने एक बार फिर पलटकर रिया को देखा। उसके मुंह से अपने आप ही यह शब्द निकल पड़े, स्लीपिंग ब्यूटी। रिया ने एक झटके से आंखें खोली, जैसे किसी बुरी सपने से जागी हो। वह जैसे ही उठी, उसने देखा कि उसके फटे हुए टॉप पर रोहित की जैकेट उसके सम्मान की रक्षा कर रहा था। उसने उस जैकेट को कसकर अपनी ओर खींचा, जैसे कि वह सुरक्षा कवच हो। अचानक रोहित का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। देखने में रोहित आकर्षक था। कदकाठी भी सुंदर और सुडौल थी, दिल का भी अच्छा था। उसकी आंखों में रिया कभी हवस नहीं देखी थी। रिया जाने कितनी देर उसकी कार में बेहोश पड़ी रही, फिर भी उसने रिया को कोई गलत हरकत नहीं की। आत्मा की रक्षा के दूर की बात है, ड्रग्स के नशे में उसे पता भी नहीं चलता। फिर भी रोहित ने उससे हालात का फ़ायदा नहीं उठाया। रोहित अपने आप को आज़ाद करने के लिए उसने रोहित को कितनी चोट पहुंचाई, उसे मारा, नाखून चुभाए, और यहाँ तक कि उसे काटा भी, जिससे उसका हाथ लहूलुहान हो गया। पर उसने कभी रिया पर हाथ न उठाया। वह सोच में पड़ गई कि अगर रोहित इतना अच्छा है तो फिर जुर्म के रास्ते पर क्यों चल रहा है। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। इतने में रोहित आ गया। खाना खा लो। रोहित ने थाली आगे कर दी। देखिए, आप लोग मुझे कोई और समझ रहे हैं, मैं आपसे सच कह रही हूँ। मैं बताता हूँ कि सच क्या है। बॉस ने कहा कि तुम उमरनाथ सहगल की बेटी हो। रामचरण सहगल का मैनेजर था। सहगल ने धोखे से रोहित के पिता अंतराम वर्मा की कंपनी छीन ली। वर्मा और मैं घनिष्ठ मित्र थे। कहीं वर्मा उसकी इकलौती बेटी को कोई नुकसान न पहुंचाए, इस डर से उसने 6 माह की रिया को रामचरण के हवाले कर दिया। रामचरण की पत्नी को दिल की बीमारी थी और इस कारण कभी मां नहीं बन सकती थी। रिया को देखकर रामचरण का मन डोल गया। उसने सहगल से कहा कि वर्मा के भेजे गुंडों ने बच्ची को मार डाला। सहगल भी इसे सच मानने लगा। सहगल सिंगापुर गया हुआ था। जब वो वापस आएगा तो उसे यहाँ हमारे पास अपनी बेटी के लिए आना ही होगा। उसे रोहित को वह सब लौटाना होगा जिस पर उसका हक है। रिया यह सब सुनकर दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर यकीन करे या नहीं करे। रिया को अक्सर आधी बेहोशी की हालत में ही रखा जाता। उसके खाने पीने की चीज़ों में हल्की बेहोशी की दवा मिला देते थे वो लोग, जिसकी वजह से रिया बहुत और बेहोशी के बीच झूलती रहती। हर रात रोहित उसे नींद का इंजेक्शन दे देता, जो उसे अगली सुबह बेसुध रखता। उसे उन लोगों के ने किसी वीरान टापू पर रखा था, पर वे रिया पर कोई अत्याचार नहीं करते थे, बल्कि उसका अच्छे से ख्याल भी रखते थे। उसकी दुश्मनी तो सिर्फ सहगल से थी। आज सुबह जैसे ही कल रात के इंजेक्शन का असर समाप्त हुआ, रिया ने धीरे से आंखें खोली। उसने रोहित और उसके बॉस को कदम की आहट सुनी। ये तेज कदमों से उसके कमरे की ओर बढ़ रहे थे, मानो घबराए हुए हों। रिया की आंखें बंद कर ली और बेहोशी का नाटक किया। रोहित, लगता है टापू पर कोई और नाव आ रही है। वो कौन लोग हैं और उनके इरादे क्या हैं, कुछ पता नहीं। लड़की को यहाँ रखना ठीक नहीं है। ये सब भी बेहोश है। इससे पहले कि इसे होश आ जाए, तुम इसे पुराने बंगले पर ले जाओ, बॉस ने कहा। रोहित कार चला रहा था और पीछे की सीट पर अबोध होने का अभिनय कर रही रिया का जागृत मन उसकी कैद से भागने की योजना बना रहा था। अचानक तेज बारिश होने लगी। रोहित ने बंगले के गेट के सामने कार रोकी। बंगला थोड़ी ऊंचाई पर था। गेट से पैदल ही चढ़ाई वाला रास्ता तय किया जा सकता था। बंगले के चारों ओर घना जंगल था। कार से निकलते ही रिया ने कुछ दूर जंगल में कुछ लोगों को देखा। वह उनकी ओर भागी। रोहित ने लपक कर उसे पकड़ लिया और खींचकर पेड़ों की ओट में ले गया। उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रिया चिल्लाई, पर तेज बारिश
की वजह से कोई सुन नहीं पाया। रोहित रिया के मुंह बंद करना चाहता था, किंतु उसके दोनों हाथ तो रिया के हाथों से जकड़े हुए थे। अगर वो एक हाथ से मुंह बंद करता तो शायद वो अपने हाथ को छुड़ाकर भाग जाती। वह पूरी ताकत लगाकर चीख रही थी, उसे रोकना जरूरी था। रोहित ने अपना मुंह रिया के होठों पर कस के दबा दिया। एक पल के लिए मानो रिया का दिल जैसे थम सा गया, उसकी चीख गले में ही अटक गई। उसने आज तक किसी पुरुष के चुंबन का एहसास न किया था। रोहित के होठों के स्पर्श ने मानो उसके में कोई मादकता भर दी हो। इतनी मादकता तो उसे नशे की दवाओं में और बेहोशी के इंजेक्शनों में भी न थी, जो रिया को पिछले कुछ दिनों से लगातार दिए जा रहे थे। रिया का सारा प्रतिशोध समाप्त हो गया, मानो उस अपरिचित एहसास ने उससे आत्मसमर्पण करवा लिया हो। रोहित को हर कीमत पर रिया को भागने से रोकना था। इस डर से वह रिया को किस के पकड़े हुए था, परंतु रिया की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। वह तो पूरी तरह से सुन खड़ी थी, मानो उसे किसी मंत्र ने उसके पास से बांध लिया हो। वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसका कारण जितना उसके मुंह पर रोहित के मुंह का दबाव था, उतना ही उसके अंदर उठ रही अनजानी भावनाओं का तूफान भी था। रिया का बोझल पलकें उसके आप बंद हो गई। उसकी बंद पलकों के किनारों से एक आंसू बह निकला। रोहित ने उन लोगों को दूर जाते देखा। उसने रिया को छोड़ दिया। रिया ने अबोध शरीर रोहित की छाती पर आ गिरा। आंखें खोलो रिया, ये क्या हुआ तुम्हें? रिया के गालों पर थपकियां देकर उसे होश में लाते हुए कोशिश करते हुए रोहित बोला। उसके लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि रिया को क्या हुआ है। रोहित रिया को बंगले में ले गया। रिया के कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। बंगले में एक नौकरानी काम किया करती थी। उसने रिया को अपनी एक साड़ी दी। रिया को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। एक तो वो दिल की मरीज थी, उस पर से रिया के गम में दवाइयाँ भी नहीं ले रही होगी। रो रो कर बुरा हाल कर लिया होगा। सोच कर रिया की आंखें भर आई। और बाबा ने वो अपने आप को संभाल पा रहे होंगे न माँ को। काश वह सैगल नाम के ग्रहण को उसके हंसते खेलते परिवार पर न पड़ता। रिया ने अपनी लंबी सांस ली और ठान लिया कि बस बहुत हो गया, आज रात उसे यहाँ से निकलना ही होगा। वो यहाँ से भागकर टापू पर आए उन लोगों के पास जाएगी। वो उनसे अवश्य शहर तक पहुंचा देंगी। रोज रात को रोहित 10 बजे उसे इंजेक्शन देने आता था। वह कमरे से बत्तियां बुझाकर हाथ में डंडा लिए दरवाजे के पीछे छुप गई। जैसे ही रोहित कमरे में दाखिल हुआ, रिया ने उसके सिर पर वार किया, पर सिर पर जगह डंडा उसे कंधे पर लगा और वो गिर पड़ा। मौका देखकर रिया भाग पड़ी, पर रोहित ने उसे साड़ी पल्लू पकड़ लिया और झटके से उसकी साड़ी खींचकर उतार ली। लज्जा के मारे रिया घुटनों पर बैठ गई और अपने आप को बाहों में समेट लिया। रोहित घायल शेर की तरह उठ खड़ा हुआ और रिया की ओर बढ़ा। मुझे जाने दो, मेरी माँ बहुत बीमार है। रिया हाथ जोड़कर रोहित से विनती करने लगी, तू है तो उस सहगल की बेटी ही ना, उसकी तरह धोखेबाज ही निकली। मैं नहीं जानता इन दो परिवारों में क्या बैर है। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ का प्यार देखा है। मेरे बिना मेरी माँ का बुरा हाल हो रहा होगा। कभी सोचा है तेरे बाप की धोखेधड़ी ने मेरे परिवार का क्या हाल किया है? मेरे बाबा तिल तिल कर मर गए। उनके जाने के बाद लोगों ने माँ को बाजार में खड़ा कर बोलियां लगाना शुरू कर दिया। इस अपमान के दुख से माँ ने आत्महत्या कर ली। अब इन सब का बदला अपने बल और पौरुष के अहंकार से रिया के जीवन, भविष्य और सपनों को बड़ी निर्दयता से रौंद रहा था। रोहित के प्रतिशोध की ज्वाला में रिया ने सब कुछ जलकर स्वाहा हो रहा था। महज 18 वर्ष की अल्प आयु में उसका शरीर रोहित के अत्याचारों को अब ज़्यादा सहन करने की अवस्था में नहीं था। धीरे धीरे बेहोश होते हुए रिया यही सोच रही थी कि पुरुष अपने प्रतिकार का युद्ध लड़ने के लिए रणभूमि स्त्री के शरीर को ही क्यों बनाता है। बाहर निरंतर हो रही बरसात पूरे जंगल में भिगो रही थी और रोहित रिया को अपनी वासना की दृष्टि में कभी बीच बीच में बाहर बारिश रुक भी जाती और इधर रिया के होश आ जाता। दीवार पर टंगी घड़ी उसे अवगत कराती कि वो पिछले 48 घंटे से निरंतर रोहित के शिकार बनी हुई है। अब वो अपनी माँ के पास जाने के विचार भी छोड़ चुकी थी। क्या मुंह लेकर जाती अब उसके पास? उस पर दाग जो लग चुका था
अब उसकी एक ही इच्छा थी कि रोहित की कामाग्नि शांत होने पर वह साथ ही उसकी जीवन ज्योति भी बुझ जाए। अब उसे कभी होश न आए, परंतु वह आंखें बंद करती तो रोहित की हैवानियत सपनों में दिखाई देती, और जब उसे होश आता तो वह उसे यथार्थ में वैसी ही यातनाएं दे रहा होता। टूटी हुई माला सा बिखरा हुआ उसका सम्मान के कुचले हुए फूल जैसा उसका नग्न शरीर रोहित को अपनी ओर बढ़ते देख कांप उठते। रिया एकदम सुन्न हो चुकी थी। उस हादसे के बाद जैसे न उसे कुछ दिखाई दे रहा था न सुनाई, बस उसकी आती जाती सांसें उससे एहसास दिलाती कि वह जीवित है। रिया बहुत ही चुलबुले स्वभाव की हुआ करती थी। हर समय बस हंसना, बोलना, नाचना, गाना और हाँ, हल्ला करना जैसे कि कॉलेज की लड़कियां करती हैं, उसके भी यही शौक हुआ करते थे। अब तो बस वह चुपचाप बैठी दूर कहीं टकटकी बांधे दिखती रहती। कब सुबह से शाम हो जाती उसे पता ही न चलता। बंगले की नौकरानी ही उसका ख्याल रखती थी। अब भागने का प्रयास करना भी तो दूर की बात है, उसे तो कमरे से बाहर निकलने की भी डर लगता था। उस दिन से बेहोश रखने के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ बंद कर दी गई थी। उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। उस हादसे ने उसे बदहवास तो पहले ही कर दिया था रिया, पर उन लोगों ने पहला पहरा भी अब कम कर दिया। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। अब तो उसे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। पर जैसे ही रात होती, चारों तरफ का अंधेरा उसे डराने लगता। उसे वही मनहूस काली रात याद आ जाती जिसने उसके जीवन को ही एक अभिशाप बना दिया। वासना के वो घिनौने दृश्य एक बार फिर उसके बालिका पर भी अपनी काम वासना के कोड़े बरसाता ही रहा। उस पीड़ा के काल्पनिक एहसास से भी रिया कराह उठती और फिर तुरंत ही मूर्छित हो जाती। फिर उसका अबोध मन उसे एक बार फिर उन अत्याचारों की पीड़ा का एहसास कराता। सारी रात वह क्रूरता की चक्की में इस तरह पिसती रहती। रिया के जीवन में वो मनहूस 48 घंटे तो गुजर चुके थे, पर उसका अभिशाप रिया को उसके बाद भी ताड़ित कर रहा था और शायद जीवन भर करता रहेगा। उस हादसे में गिरफ्त में वो अपने आप को कभी न निकाल पाएगी। उसे हर रात उसी हैवानियत के दर्द से गुजरना पड़ता था। वो उस पर एक ऐसी अमिट दाग छोड़ गया था जिसे रिया के आंसू कभी भी नहीं धो सकते थे। वो सारी रात चीखती चिल्लाती रहती। रिया के लिए काल चक्र तो जैसे वहीं रुक सा गया था। उसके साथ हुए हादसे सदमा उस पर हर रात हावी हो जाता। हादसा तो एक बार हुआ, पर उसने उस लड़की पर ऐसा अपराध किया कि वह हर रात अनचाहे काम कीड़ा की पीड़ा से गुजरने के लिए मजबूर हो गई थी। उसे जीवन की घुटन होने लगी थी। उसने अपने जीवन का अंत करने का फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में वो बंगले के बाहर निकली। बाहर सागर उफान पर था। अब उसके जीवन में कुछ भी शेष न रह गया था। वह सागर की ओर बढ़ी और उसकी लहरों में समा गई। मैडम रूपा हसीना बानो बड़बड़ाती हुई मैडम की कक्ष में दाखिल हुई। मैडम ने कुछ 40-45 साल की होगी। वह योगा कर रही थी। योगा में विघ्न डालने पर दंड स्वरूप मैडम ने उसे जरा क्रूर दृष्टि से देखा। हसीना ने फौरन नजरें झुका ली और धीरे से बोली, वो कुछ मछुआरे एक लड़की को लेके आए हैं। फिर कुछ मिनट बाद हिचकिचाते हुए बोली, लड़की की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। देखकर ऐसे लगता है मानो किसी ने नीच की वासना की चक्की में पीसकर अधमरी हो गई है। मैडम ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के आदेश दिया। कहा वो मैडम के खड़े होकर पूछा। हसीना मैडम के नीचे के बेडरूम में ले गई। आलीशान कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा पलंग था जिस पर रिया बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर साहब बस अभी अभी देख कर गए थे, कुछ दवाइयाँ लिख कर दी थी। कह रही थी कि इसके जख्मों पर देख कर लगाना है। बहुत ही बेरहमी से बार बार अत्याचार किया गया है इस पर। रेप के बाद पानी में फेंक कर हत्या करने का इरादा था। मैडम पलंग पर बैठ
गई और रिया के बालों को सहलाते हुए बोली, कितनी सुंदर है। मैडम के मन में रिया के लिए ममता का सागर उमड़ रहा था। 17-18 साल से ज़्यादा की न होगी। शायद इसका सौंदर्य ही इसका दुश्मन बन गया है। हसीना के लिए कोई नई बात न थी। मैडम के दर पर आए दिन ऐसी हादसों के शिकार लड़कियों को लाया जाता। उसमें से कुछ की हालत तो रिया से भी बुरी होती थी। अब तो उसे आदत सी हो गई थी ऐसी दरुण अवस्था में पड़ी किशोरियों की। वैसे अगर पैसे की बात की जाए तो मैडम सप्लायर थी। वो रॉबिनहुड के सिद्धांतों पर चलने वाली थी। कभी किसी लाचार के साथ न अन्याय करती थी न होने देती थी। किसी को भेजकर इसकी दवाइयाँ मंगवाओ, मैडम की आज्ञा से मेरी चाय भी भिजवा दो, मैं थोड़ी देर इसके पास रहूँगी। आजकल मैडम ज़्यादातर समय रिया के साथ ही गुजरता था। यूँ तो उसकी उत्तेजना को शांत करने के लिए उसे अक्सर दवाइयाँ देकर बेहोश ही रखा जाता, किंतु जब भी उसे होश आता तो उसके साथ हुए उस घिनौने हादसे की भयानक यादें उसे फिर से अपना शिकार बना लेती। नहीं, छोड़ दो मुझे। आह, रिया की चीख सुनकर मैडम उसके पास दौड़ी चली आई। रात को अक्सर रिया को इस प्रकार के पैनिक अटैक आते थे। डॉक्टर ने मैडम को बताया कि रेप का शिकार हुई लड़कियों को ये आम बात है। इस कारण मैडम रात को ही रिया के बगल में कमरे में रहती। उन्होंने कांपती हुई रिया की अपनी बाहों में भर लिया, पर रिया को उनके चेहरे में रोहित की वैसी चेहरा नजर आया। वह सहम गई और रोते हुए बोली, नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मैडम ने उसे सांत्वना देने के लिए गले से लगा लिया, पर रिया को लगा कि रोहित के हाथ हैं जो उसके तन को मलिन कर रहे हैं। वो फूट फूट कर रोने लगी। मत रो बिटिया, मैं हूँ तेरे साथ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैडम ने बड़े प्यार से उसे पुकारते हुए कहा। पर रिया को ऐसा लगा मानो रोहित आगे बढ़कर उसके दांत में उसे मांस से रगड़ रहा है। नहीं, मेरे पास मत आओ, वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी। मैडम ने रिया को शांत करने के लिए उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया, परंतु उसके इस व्यवहार ने रिया को रोहित के ताकतवर भुजाओं द्वारा अपने बलपूर्वक आलिंगनबद्ध किए जाने का स्मरण कर दिया। उसे रति सीमा के उसी भीषण पीड़ा के एहसास हुआ और वह कराह उठी। कुछ क्षण पश्चात वो बेहोश होकर मैडम की गोद में गिर गई। मैडम ने उसे धीरे से पलंग पर लिटा दिया और उसके बिखरे बालों को संवारने लगी। उसके माथे से पसीना पहुंचा और फिर लाइट बंद करके सोने चली गई। यह सिलसिला लगभग हर रात चलता रहता, किंतु मैडम बड़े ही स्नेह और धैर्य से रिया की देख रेख करती रही। फिर सुबह जब वह उठी तो मुझे क्यों बचा लिया, रिया बिकलाते हुए बोली। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ईश्वर की दी हुई इस अनमोल भेंट का इस तरह अपमान नहीं करते, मैडम ने उसे प्यार से समझाया। एक राक्षस ने मेरे जीवन को तबाह कर दिया। मेरी उम्मीद, मेरे सपने, सबको मेरी आबरू के साथ तहस नहस कर दिया। अब मैं जी कर क्या करूँगी। किसी और को कुकर्मों की सज़ा अपने आप को क्यों दे रही हो रिया? इसके लिए क्योंकि मैंने अपना सम्मान खो दिया। अब मैं इस समाज को क्या मुँह दिखाऊंगी। मेरी माँ बाबा पर मैं एक कलंक बनकर रह गई हूँ। अब मुझे नहीं जीना। क्यों रिया, जो हुआ उसमें तुम्हारा क्या कसूर था? तुमने जानबूझकर कुछ गलत तो नहीं किया। गुनाह जिसने किया है उसकी सज़ा भी उसी को मिले। ये भला कैसा न्याय हुआ जो दरिंदा अपने आनंद के लिए बल प्रयोग से लड़की के विवश कर उसके भोग करे, वह समाज में सीना तान कर घूमे और बेचारी लड़की जिसका कोई दोष नहीं है उसे ये समाज अपमानित कर अपने प्राणों की आहुति देने हुए मजबूर कर दे। मैं टूट चुकी हूँ, अब मुझे और सहन नहीं होता। वो घिनौनी यादें रिया को अपना सिर पकड़ लिया। उसे उस हादसे की रात के स्मरण से ही चक्कर आने शुरू हो जाते थे। अब वो रात में मेरे जीवन में हमेशा के लिए छा गई। जाने कितनी बार मुझे वासना के उस भयानक तक से गुजरना पड़ेगा। लो पानी पी लो रिया। रिया को पानी का गिलास पकड़ाते हुए मैडम बोली। कुछ क्षणों के उपरांत रिया बेहतर महसूस करने लगी। अब ठीक हो, मैडम ने उस के हाथ से गिलास लेते हुए कहा। वो अपने आप में इतनी हिम्मत पैदा करो कि उन परछाइयों को तुम लड़ सको। स्त्री
कोई उपभोग की वस्तु नहीं है जो कोई भी हैवान आए और अपनी प्यास बुझाकर चूसी हुई गुठली की तरह उसका अस्तित्व ही मिटाकर चला जाए। हमें कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता जब तक कि हम स्वयं हार न माने। नारी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, परंतु हम स्वयं अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं। उसका एक कारण यह भी है कि पुरुष का शारीरिक बल स्त्री के से अधिक है। शायद यही डर हमें अपने आप को कमज़ोर मानने पर विवश कर देता है, पर ऐसा नहीं है रिया, यह सिर्फ हमारा वहम है। आपके लिए यह कहना आसान है क्योंकि आपको उस तकलीफ का आभास नहीं है जिससे मैं गुजर चुकी हूँ। ऐसा तुमने किसने कहा? मेरे साथ जो हुआ वो तो कहीं ज़्यादा भयानक था। तुम्हें पीड़ा देने वाला तो केवल एक था, मेरे भोग तो न जाने कितनों ने किया। तुम्हें तो कष्टों ने केवल 2 ही दिन की मुक्ति मिल गई, मुझ पर तो यातनाओं का सफ़र तो काफ़ी लंबा चला। रिया ने अचंभित होकर मैडम की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर मैडम क्या कह रही है। मैडम की उस अवस्था के भांप लिया और अपनी आप बीती सुनाने लगी। मेरे पिता एक गरीब किसान थे। हमारे गांव में हर महीने शहर के एक व्यापारी आता था। मेरे पिता ने उससे बहुत सा कर्ज लिया। जब वे कर्ज चुका नहीं पाए तो उस व्यापारी ने मुझे शादी करने का प्रस्ताव रखा। मैं उस समय केवल 16 साल की थी, पर उसकी मात मान लेने के अलावा मेरे परिवार के पास कोई रास्ता नहीं था। मुझसे विवाह करके वो मुझे शहर ले आया, पर उसकी मंशा तो कुछ और ही थी। वह हनीमून के बहाने मुझे शहर के एक 5 सितारा होटल में ले आया। रात को उसने मुझसे किसी बड़े आदमी के पास जाकर उसे खुश करने को कहा। मैंने मना कर दिया। इस पर उसने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। मैं फर्श पर बड़ी दर्द से कराह रही थी। उसने मुझे उठाया और पानी का गिलास पिलाया। उसमें पानी में कुछ नशे की गोलियां मिलाई थी। मुझे चक्कर आने लगा। वह मुझे उठाकर अपने टीन के कमरे में छोड़कर चला गया। वह धुंधला सा चेहरा मेरी ओर बढ़ा। मुझे डर लग रहा था, पर नशे की गोलियों ने मुझे सुन कर दिया था। मैं चीख नहीं सकती थी और न ही बचाव कर सकती थी। धीरे धीरे बेशुद्ध होता मेरा तन से घिनौना बनकर रह गया। उसके साथ वह मनचाही काम कीड़ा कर सकता था। अगले दिन होश आया तो मुझे एक असहनीय पीड़ा का एहसास हुआ, साथ ही अपनी नग्नता का बोध भी हुआ। वह मुझे यूं फेंक कर चला गया जैसे कोई मांस का चूस कर एवरेस्ट फेंक देता है। उस दिन से बहुत रोई, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वह मुझे दिन भर एक फ्लैट में कैद रखता, रात को शराब के नशे में धुत होकर आता और मेरे साथ मारपीट करता। फिर मेरे मुंह में ज़बरदस्ती नशे की दवा की शीशी उड़ेल देता। उसके साथ एक स्त्री भी आया करती थी। वह मेरा मेकअप करती और ऐसे वस्त्र पहनाती जो तन ढकने से ज़्यादा उजागर करते थे। फिर या तो वो मुझे कहीं बाहर ले जाते या किसी फ्लैट में बुला लेता। कभी एक व्यक्ति तो कभी पूरा ग्रोह मेरे तन से अपनी प्यास बुझाता। एक दिन इसी तरह ड्रग्स देकर वो लोग मुझे राका सेठ के बंगले पर ले गए। मेरी हालत देखकर वो समझ गए कि मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है। वे मेरे होश में आने का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन सुबह उस कठिन पीड़ा का एहसास न हुआ जो अक्सर होता था। बिस्तर पर उठी तो राका सेठ ने तन पर कपड़े नाम मात्र के थे। मैं अपनी बाहों में सिकुड़ने लगी तो उन्होंने अपना गाउन मुझे पहना दिया। परिस्थितियों से लड़कर अपने आप से स्वतंत्र करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करो, उन्होंने कहा। पर मैं कहाँ जाऊंगी? इस अनजान शहर में मेरा कोई नहीं। चाहो तो मेरे बिजनेस में शामिल हो जाओ। कहने को स्मगलर हूँ, पर मेरे कुछ उसूल हैं। बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करता हूँ। मैं सोच में पड़ गई तो वो बोले, सोच कर बताना। स्लीपिंग ब्यूटी मैडम के कहे वो शब्द रिया के मन में बिजली की तरह कांप गए। रोहित भी उसे स्लीपिंग ब्यूटी ही बुलाता था। बस तब से मैं उसके साथ हूँ। पर रिया के कानों में मैडम की बात नहीं पड़ रही थी। उसे चक्कर आया और बेहोश हो गई। मानो जरा मेरा फ़ोन ले आओ, रिया के पलंग पर लिटाकर मैडम ने कहा। अरे इसे क्या हुआ? तुम डॉक्टर को फ़ोन करो। वह बानो नंबर मिलाकर मैडम को दिया। डॉक्टर, रिया को टेस्ट का रिजल्ट आ गया क्या? ओह, मैडम पलंग पर पड़ी रिया के मुंह कर कहा। उसके मुख पर चिंता के भाव थे। सहगल को अपने किए का पछतावा होता है और रोहित को उसका हक दे देता।
सहगल की मौत सिंगापुर में ही हो जाती है और वह अपनी कंपनी को सारी संपत्ति रोहित के नाम कर देता है। पिछले 10 सालों में रोहित को एकदम परिश्रम और सहगल की कंपनी की सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। असीम दौलत और शोहरत का स्वामी था। अब वह एक दिन वह अपनी विदेशी कार में फिंग के लिए निकला। उसकी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुक गई। उसने कार से खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर दोनों और पैदल चलने वालों की भीड़ थी। अचानक भीड़ में उसे चेहरा नजर आया जो उसे बहुत जाना पहचाना लगा। अगले ही पल वह भीड़ में कहीं गुम हो गया। रोहित कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ा पर वह वहाँ कोई भी नहीं था। देर रात वह घर पहुंचा तो उसे थक कर चूर हो चुका था। जल्दी से नहाकर उसने अपना गाउन पहना और बिस्तर पर लेटते हुए उसकी आंख लग गई। सिरहाने रखे फ़ोन की आवाज़ से उसे जगा। रात के 2 बज चुके थे। उसने रिसीवर उठाया और सूंघते हुए कहा, हेलो। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। फ़ोन पर एक लड़की करुण विलाप में नींद उड़ा दी। हेलो, कौन है? फिर फ़ोन कट गया। रोहित सोच में पड़ गया कि कोई रॉन्ग नंबर था या किसी को शरारत। बहुत कोशिश करने पर भी नींद न आई। वह बगीचे में आकर बैठ गया। तभी सन्नाटे को चीरता हुआ वही रुदन उसे सुनाई दिया, नहीं, मेरे पास मत आना। रोहित दौड़ कर गया। उसने पिस्तौल ले आया। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। गेट पर पास वाली दीवार के पास उसे टेप रिकॉर्डर मिला और टेप मिला। उसने फौरन अपने सिक्योरिटी चीफ को अनुराग सेन को फ़ोन किया। अनुराग रोहित के घनिष्ठ मित्र था। तुम चिंता मत करो, मेरे एजेंट कल शाम तक सब पता कर लेंगे। कल शाम मुझे ब्लू पैलेस जाना है, एक पार्टी है। उसके बाद तुम घर आ जाना अनु। ओके। रोहित को क्या पता था कि उसके फ़ोन भी टैप हो रहा था। ब्लू पैलेस शहर के सबसे महंगा होटल था। पार्टी अपने पूरे दबाव पर थी और रोहित अन्य मेहमानों के बातचीत कर रहा था। तभी वेटर ने उसके पास आकर कहा, सर, पार्किंग लॉट में आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। रोहित को लगा अनु होगा। वह वहीं जल्दी से पहुंचा पर वहाँ कोई न था। तभी किसी ने उसे पीछे से वार किया। वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया। पहले कि वह उठ पाता, पीछे से किसी ने गिरफ्त में ले लिया। कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया। रोहित की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया होने से पूर्व ही उस कपड़े में लिप्त द्रव ने उसे बेहोश कर दिया। किंतु वह हड़बड़ी में भी रोहित का ध्यान इस ओर अवश्य गया कि हाथ अत्यंत कोमल थे। रोहित को जब होश आया तब उसने अपने आप को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। उस धुंधली सी रोशनी में उसने देखा कि कमरे में कई लोग उस पर निगरानी रखे हुए थे। हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है मिस्टर वर्मा, एक स्त्री ने आवाज़ ने उस कमरे में गूंजी। वह दूर अंधेरे कोने में खड़ी थी, इसीलिए रोहित उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वह रोशनी की ओर बढ़ी तो रोहित उसे देखने दंग रह गया। रिया, हाँ, तुमने सोचा होगा कि मैं मर गई। नहीं, मैं जिंदा हूँ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देने के लिए। वो बिजली की तार देख रहे हो ना, तुम्हें करंट के झटके देंगे ताकि तुम्हें एहसास हो कि अनचाहा स्पर्श एक लड़की को कितनी पीड़ा देता है। ठीक उसी तरह जैसे तुमने मुझे दिया था। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है वो दे दो, पर उससे पहले मेरी एक बात भी सुन लो। मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। मुझे तुमसे प्यार हो गया था उस दिन से जिस दिन तुम्हें उस सुनसान स्टेशन पर पहली बार देखा था। तुम मेरी कैद से भाग जाना चाहती थी। मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने देना चाहता था। तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम ने मुझे स्वार्थी बना दिया था। तुम्हें हमेशा के लिए अपने आप से जोड़ लेने की लालसा ने मुझसे वो सब करवाया। मैं आज तक तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। इसी कारण मैंने आज तक शादी भी नहीं की। वाह, क्या बात है! प्यार! रिया के चेहरे पर एक क्रूर हंसी फैल गई। तुम क्या समझते हो? तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। तुम्हें पता भी है कि तुमने मेरे साथ कितना घिनौना सलूक किया है। तुम्हारे अत्याचारों ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। दिन रात वो डरावनी यादें मुझे तड़पाती रहती थी। कई महीनों तक मैं हर रात पागलों की तरह रोती बिलखती रहती थी। और फिर एक दिन जब होश आया तो मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? रोहित की आंखें चमक उठी। वो बच्चा कहाँ है? नहीं, नहीं है, रियान ने नज़रें चुराते हुए कहा। मैंने मार डाला बच्ची को।
रिया रोहित को न जाने क्यों उस पर उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तभी बाहर की गलियों चिल्लाने की आवाज़ आई। रिया ने सहायक ने कहा, मैडम इसके लोगों ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। वो संख्या में इस हमसे अधिक हैं। फिलहाल यहाँ से निकलने में ही भलाई है। उन लोगों के साथ पिछले दरवाज़ों से निकल गई। रोहित को रोकना चाहता था पर उसके हाथ बंधे थे। वो रिया की आंखों से ओझल होते हुए बस देखता ही रह गया। क्या रोहित सच कह रहा था? रिया सोच में पड़ गई। कल तक रोहित के नाम भी उसके मन में घृणा और वेदना पैदा कर देते थे, पर कल रात रोहित ने जो कुछ कहा वह बार बार रिया के कानों में गूंज रहा था। रोहित की आंखों में वो पीड़ा थी कि जो पत्थर को भी पिघला दे। क्या वह सच मुझसे रिया से ने अपने भयानक अतीत से जुड़ी हर याद मिटा दी थी? वह तानिया को इस डर से खुद को दूर रखती थी कि कहीं उसका अतीत तानिया के भविष्य पर हावी न हो जाए। उसने तानिया को दाखिला शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में करा दिया और उसे कसम दी कि वह कभी अपने पिता के बारे में न पूछे। गर्मी की छुट्टियों में वह शिमला जाती और तान्या के साथ वक्त बिताती। जब उसे पता चला कि रोहित का अंश उसके पेट में पल रहा है तो उसने स्वयं को ही घृणा हो गई। परंतु मैडम रूपा का मानना था कि रिया के साथ जो हुआ उसकी वजह से एक निर्दोष की बलि देना पाप है। मैडम का दिल रखने के लिए रिया ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। पर जब तान्या को उसने पहली बार देखा तो उसकी आंखें ममता से भर आई। तान्या का चेहरा बिल्कुल रिया की तरह था, पर उसकी आंखें रोहित की वही दो मासूम आंखें थी। रिया को वो दिन याद आ गए जब रोहित ने उसे बंदी बनाकर रखा था। रिया पहले ही दिन समझ गई थी कि रोहित बड़ा ही मासूम और भोला है, भाला है। वह रोहित को उल्लू बनाने में कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक रात जब वह रिया को इंजेक्शन दे रहा था तो रिया जोर से चिल्लाई जैसे उसे सुई बहुत जोर से चुभ गई हो। ओह! रोहित हड़बड़ाकर बोला, बहुत जोर से लग गई क्या? इस पर रिया ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। इस बार माफ़ कर दो, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। रोहित को बड़ी ही दीनता से क्षमा याचना करते देख नटखट सी सोच रहे थे, मैं ऐसा नहीं हूँ। रिया का आरोपण सुन रोहित डर के मारे हकलाते हुए नहीं लगा था। वो तो तुम्हारी बाह में दर्द हो रहा था इसलिए रहने दो, मैं खूब समझती हूँ। एक बार यहाँ से निकल जाऊँ फिर तुम्हें हवालात की हवा ने खिलाई तो मेरा भी नाम रिया नहीं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। कहता हुआ रोहित अपनी जान बचाकर रिया के कमरे से भागा। उसकी मासूमियत पर रिया हंसते हंसते लोटपोट हो गई। कहने को रोहित उसे बंदी बनाकर लाया, पर मेहमान की तरह उसकी सेवा करता था, कभी कोई कष्ट नहीं होने देता। रिया अक्सर ये सोचकर मन ही मन मुस्कुराती कि ऐसा किडनैपर तो चिराग लेकर भी ढूंढने पर न मिलेगा। उम्र में वह रिया से बड़ा जरूर था, पर रिया उसे अपनी उंगलियों पर नचाती थी। धीरे धीरे रोहित की दोस्ती सी हो गई थी उसकी। एक दिन जब रोहित उसके हाथ पहुँच पीछे बांध रहा था तो उसकी चुनरी उसके कंधे से सरक कर जमीन पर गिर गई। रोहित ने चुनरी उठाकर उसे दी और कहा, पहन लो। कैसे? मेरे हाथ तो बंधे हैं, तुम ही पहना दो। रोहित का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने आंखें बंद करके चुनरी पहनाई और भाग खड़ा हुआ। उसी शाम रिया ने उसे बॉस से कहते हुए सुना, उस लड़की की देख रेख के लिए किसी औरत को रख लो। नहीं, किसी और पर भरोसा नहीं है मुझे। हालांकि बॉस को भी पता था कि रिया की वजह से रोहित के क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे। फिर भी वे बोले, तुम्हें उससे इतनी तकलीफ क्यों है? बच्ची ही तो है, आखिर खूंखार शेरनी तो नहीं। क्या बताऊं बॉस, उसके आगे तो खूंखार शेरनी भी बच्ची ही है। यह सुन बॉस खिलखिलाकर हंस पड़े और रिया को भी हंसी आ गई। पुरानी बातें याद करते करते अचानक उसे अपनी वो दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी जो उसके चेहरे का रंग उतर गया। वह सोच में पड़ गई। ऐसे सीधे और सच्चे रोहित
को उस रात क्या हो गया था जो उस दिन टापू पर कुछ लोगों को देखा गया था। क्या रोहित सचमुच डर गया था कि कोई रिया को उससे अलग कर देगा, वरना रोहित तो कभी उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की। हर रात उसे बेहोश रखा जाता, ऐसी हालत में भी वो आसानी से उस पर काबू कर सकता था। फिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने रोहित को दरिंदा बना दिया? शायद उस रात उसने रोहित को कुछ पुराने जख्म ताज़ा कर दिए थे, उन तारों को छेड़ दिया था जो रोहित को बहुत पीड़ा देते। रिया को वो दिन याद आ गया जब रोहित ने पुराने बंगले पर ले गया था। बंगले के पास जंगल में कुछ लोग को देखकर उसका ध्यान खींचने के लिए वह चिल्लाई और रोहित उसके मुंह बंद करने के लिए उसे रोहित के होठों को वो उमंगन स्पष्ट याद आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप से पूछा, लड़ते झगड़ते क्या रोहित सचमुच उससे प्यार कर बैठा था? मैडम रूपा की गैंग के लोग थे वो। अनुराग रोहित को उस पर हमला करने वालों के बारे में जानकारी दे रहा था। हमें सही समय पर उसके ठिकाने का पता लग गया था। इस लिए हमने आकर तुम्हें बचा लिया। काश तुम नहीं आते। मुझे रिया से बहुत कुछ कहना था। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। जरा संभल कर रहना। रिया उस गैंग के कैसे पहुंची ये तो नहीं पता। मैडम रूपा के कई रूप हैं। एक रूप समाज सेविका का है। वो बेसहारा औरतों के लिए आश्रम चलाती है जिसकी देखरेख रिया करती है। दूसरा रूप बिजनेस वुमेन का है जिसका हीरो का कारोबार है, पर उसकी आड़ में हीरो की तस्करी होती है। यही मैडम का असली रूप है। रिया की नज़र रखो और ऐसा करो ढूंढो जब वह अकेली मिल जाए। मुझे उससे हर हाल में मिलना है। और पता करो कि उसकी रोहित कहते कहते रुक गया और फिर एक लंबी सांस कर बोला, हमारी बेटी कहाँ है? उस पर उसने तो कहा था कि उसने अबॉर्शन करा लिया था। यह झूठ है। रोहित ने पूरे विश्वास के साथ कहा। पर यह तुम कैसे कह सकते हो? उसने कहा कि उसने बच्ची का मार डाला। उसे कैसे पता कि बेटी ही है थी? वो झूठ बोल रही थी। मैं रिया को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें तो बताया था ना मैंने कि 10 साल पहले उसे किडनैप किया था मैंने। एक बार मेरे चंगुल से भागने के लिए उसने मेरे हाथ जोर से काटा। मेरे हाथों में खून निकलने लगा। यह देखकर उसकी आंखें भर आई और उसने अपने रुमाल से मेरे हाथ पर पट्टी कर दी। ऐसी रिया अपने बच्चे को नहीं मार सकती। पर अब वह काफ़ी बदल चुकी है। मैडम रूपा की संगत में असर लगता है। चाहे वो कितनी भी बदल जाए, मेरे लिए वह वही पुरानी रिया ही रहेगी। मेरी रिया। रोहित की पुरानी बातें याद आ गई और उसने आंखें बंद कर ली, मानो उन यादों को कैद कर लेना चाहता हो। कुछ देर बाद वह बोला, मुझे उससे मिलना ही है। मैडम रूपा का ग्रोह उसे हर वक्त कहीं दड़ी सुरक्षा में देता है। उसे चकमा देकर रिया को निकालना आसान नहीं होगा। मुझे उससे हर हाल में मिलना है। अनु रोहित को ठंडी आह भर कर कहा, चाहे इसके लिए उसे फिर से किडनैप ही क्यों ना करना पड़े। मैडम रूपा के जन्मदिन की पार्टी का आयोजन एक आलीशान क्रूज पर किया गया था। क्रूज पर पार्टी के हॉल में मेहमानों का कचाकच भरा हुआ था। रिया लाल रंग के गाउन पहने, बालों में जूड़ा बनाए, मेहमानों को लाए हुए तोहफों को समेट कर रख रही थी। लाल रंग के उस गाउन में खूब जच रही थी और वह उस रेशमी गाउन में आसमान से उतरी असरार जैसी लग रही थी। वेटरों की एक बड़ी फौज मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी। मैडम रूपा ने एक वेटर से सॉफ्ट ड्रिंक का एक गिलास लिया और उसने कुछ गोलियां मिला दी। फिर वो गिलास को लेकर रिया के पास पहुंची। रिया ने मैडम को बड़े प्यार से पुकारा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, लो ये सॉफ्ट ड्रिंक ले लो। माँ समान मैडम के आग्रह किया और ठुकरा नहीं सकती थी। उसने गिलास उनके हाथ से मुस्कुराते हुए ले लिया। दोनों अपने गिलास की चुस्कियां लेते हुए इधर उधर की बातें करने लगी। कुछ देर बाद रिया वॉशरूम की ओर निकल पड़ी। यह देख मैडम ने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाया और कहा, उसकी ड्रिंक में मैंने नशे की गोली मिला दी है, थोड़ी देर बेहोश हो जाएगी, आकर ले ले जाओ उसे। अब वो तुम्हारी है।
रिया जहाज के एक सुनसान गलियारे से गुजर रही थी कि किसी ने पीछे से उसके मुंह बंद कर लिया और उसे दूसरी तरफ खींचने लगा। रिया ने उसे झटक कर अलग कर दिया और अपने गाउन में छिपाया चाकू निकाल लिया। मैडम रूपा के साथ रहकर उसने आत्मरक्षा के कई तरीके सीख रखे थे, पर तभी हमलावर ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। रोहित को देखकर दंग रह गई। अगले ही पल उसकी ड्रिंक में मिलाई गई गोलियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और लड़खड़ाने आने लगी। रोहित ने उसे कमर में हाथ डालकर अपनी बाहों में उसे थाम लिया। रिया अपनी बोझिल पलकों से खुला रखने का भरसकर प्रयास कर रही थी। रोहित ने रिया के जूड़े में लगा क्लिप निकाल लिया और बालों को खोल दिया। रिया के कुछ बाल बिखर कर उसकी गर्दन पर आ गए। रिया ने बालों के खुशबू ने रोहित को मदहोश कर दिया। रोहित ने रिया की गर्दन पर बिखरे बालों को हटा दिया। उसकी गोरी सुराहीदार गर्दन के स्पर्श उसके सिल्क के गाउन से भी नर्म था। रिया की तेज सांसों के साथ साथ उठता गिरता उसके वृक्ष जैसा लगता था, मानो सागर की उठती गिरती लहरें हों। अधखुले गुलाब की पंखुड़ियों जैसे उसके अधखुले होठ उसके गाउन से मेल खाते लाल रंग के लिपस्टिक में भीगे हुए थे। रोहित ने उन्हें अपने होठों के आगोश में ले लिया और रिया को कसकर आलिंगन बंद किया। रिया के बेहोश होते होते ही उसने हाथ से चाकू भी गिर पड़ा और वह फर्श पर गिर गया। रोहित ने रिया को गोद में उठा लिया और क्रूज से सट कर खड़ी अपनी याट में ले गया। उसे बिस्तर पर लिटाकर रोहित ने उसे दाएं कान में वाली बाली उतारी और जोर से अपने दांत गड़ा दिए। पिछले 10 साल में आपको मुझे बहुत दूर रखने की सज़ा है, ये रिया बेबी। फिर उसने रिया को अपने हाथ में लिया और उसे हाथ को चूमते हुए कहा, आई लव यू। रिया ने बस होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वह रोहित के शिकंजे में फंस चुकी है। वह सोच में पड़ गई कि आखिर रोहित उसे कहाँ ले जा रहा था। कहीं वो फिर से रिया के शरीर को अपनी काम वासना के लुप्त तो नहीं करना चाहता था। यह विचार मन में आते ही रिया की रूह कांप गई। उसके सामने वर्षों पहले घंटों में वे भयानक दृश्य एक बार फिर तांडव करने लगे। वासना में अंधा होकर बड़ी निर्दयता से उसकी लज्जा का हरण करता हुआ रोहित, उसका वो अनचाहा स्पर्श जो रिया को अथाह पीड़ा दे रहा था, उसकी नग्नता को ढकने का हर वो प्रयास जो रोहित विफल कर देता, उस विवशता और पीड़ा से निकलनी उसे आंसू और चीखे और फिर वह अत्याचार असहनीय हो जाते। धीरे धीरे आत्मसमर्पण कर बेहोशी की आगोश में पनाह ले लेना, जो उसे कुछ क्षणों तक के लिए पीड़ा से बेसुध कर देता। नहीं, रिया चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर रोहित उसके कमरे में दौड़ा चला आया। उसे देखते ही रिया ने शीशे के फूलदान उठा लिया और आगे मत बढ़ना अब। रोहित, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हम पुरानी बातें भूलकर एक नया जीवन शुरू नहीं कर सकते क्या? भूल जाओ रोहित, तुमने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया था। कैसे भूल जाऊं कि तुमने सिर्फ 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ बड़ी बेरहमी से पूरे 2 दिन तक बलात्कार किया था और उसे बदनामी के अंधेरे में धकेल दिया था। कैसे भूल जाऊं उस हादसे को, उस दर्दनाक यादें जो मुझे सदा घेरे रहती थी और मैं पागलों की तरह रात दिन चीखती चिल्लाती रहती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि तुम्हारी हवस ने मुझे बिन ब्याही माँ बनाने पर मजबूर कर दिया है। माफ़ी गलती की दी जाती है। तुमने मेरे साथ गुनाह किया है। रिया के चक्कर आने लगे और रोहित ने उसे थाम लिया। मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ जीवन वापस देना चाहता हूँ। तुम मुझे सिवाय दुख के कुछ नहीं दे सकते। छोड़ दो, जाने दो मुझे। रिया ने हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की, पर रोहित ने उसे जोर से पकड़कर बाहों में गिरफ्त में ले लिया। रिया अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। इतने में सागर की बड़ी सी लहरें उठी और याट डोलने लगा। दोनों फर्श पर गिर पड़े। रिया ने उठना चाहा, किंतु
रोहित ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। रिया ने रोहित की आंखों में देखा। उसने रिया को फिर से फर्श पर लिटा दिया और कसकर उसके होठों को चुंबन किया। रिया का जैसे अपने आप पर कोई वश न रहा। उसके हाथ पैर मानो सुन्न हो गए थे। रिया ने एक बार यॉट की बत्तियों को देखा जो धुंधली सी प्रतीत हुई और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। रिया ने जब आंखें खोली तो रोहित को सिरहाने बैठे पाया। वह हर्षत भरी निगाहों से रिया को देख रहा था। रिया आगोश में भर गई और बिस्तर से उठने लगी, पर रोहित ने उसे पकड़ लिया और उसे बल पूर्वक फिर लिटा दिया। जाने दो मुझे, रिया ने छटपटाते। तुम जैसा समझ रही हो रिया वैसा नहीं है। रोहित ने उसके हाथ कसकर जकड़ लिए और प्यार से उसके होठों को चूम लिया। हाँ, यह सच है कि तुम्हारे पिता से बदला लेने के लिए ही मैंने तुम्हें अपने अगवा किया था, पर तुमसे मैं कभी नफरत नहीं कर पाया। जो दिन हमने साथ गुजारे उन दिनों में तुमसे लड़ते झगड़ते तुमसे मैं प्यार कर बैठा। जिसे तुम बलात्कार कह रही हो वो भी मेरा प्यार ही था, जो अचानक बेकाबू हो गया था। रोहित ने रिया की बाहों में कस लिया और कई बार चुंबित किया। रिया का गुस्सा शांत हो गया। उसने रोहित की आंखों में देखा। उसने उसे अपने लिए बेइंतहा प्यार नजर आया। तुम सच कह रहे हो? रिया ने एकटक रोहित को देखते हुए पूछा। अगर प्यार न करता तो इतने साल तुम्हारा इंतजार न करता। अब मुझे और न तड़पाओ रिया, मैं अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रहा हूँ। अब ये नफरत का खेल बंद कर देते हैं। मुझसे शादी कर लो रिया, फिर हमारी बेटी के साथ हम एक नया जीवन शुरू करते हैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बेटी को भी, जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। रिया को रोहित की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी और रोहित। रिया ने आंखें भर आई। रोहित ने उसके आंखें आंसू पोंछ प्यार के चुंबन देने लगा। रिया ने रोहित को अपने आगोश में ले लिया। आज उन दोनों प्रेमियों के आसपास बस प्यार ही प्यार था। आज उनके मिलन की रात थी। वे दोनों एक दूसरे में लीन होकर एक हो गए। फिर कुछ दिनों में ही शादी करके दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।